हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कफन कहानी को पढ़ने वाले हैं। ये कहानी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि कफन कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है। पहले मुंशी प्रेमचंद के कथा लेखन के उपन्यास लेखन के 3 सोपान रहे हैं। शुरुआती दौर में वो बिल्कुल आदर्शवादी कहानियाँ लिखते थे। उसके बाद में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद या फिर जिसे यथार्थोन्मुख आदर्शवाद कहा जा सकता है। धीरे धीरे उनकी यात्रा है वो यथार्थ की तरफ अग्रसर होती है और 1930 के बाद में वो जो कहानियाँ लिखते हैं उनमें पूरे यथार्थवादी परिवेश का चित्रण है। तो कफन एक ऐसी ही कहानी है जो सबसे पहले उर्दू की एक जामिया पत्रिका है। दिसंबर 1935 में जामिया पत्रिका में निकली थी। वर्धा से मुंशी प्रेमचंद जी जब अंतिम समय में 1935 में दिल्ली आए थे तो दिल्ली में जामिया पत्रिका है उर्दू की। तो उसके संपादक ने उनसे अनुरोध किया था कि आप कोई कहानी दे करके तब जा कर के बनारस है वो जाएं। तो उन्होंने एक रात में कफन नामक कहानी है वो लिखी थी और ये मूल रूप से दोस्तों उर्दू में लिखी गई थी। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो अप्रैल 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक महादेवी वर्मा भी रही हैं। इसके बारे में और जो भी तथ्यपरक बातें हैं वो हम जब प्रश्नोत्तरी करेंगे तब हम दोस्तों जानेंगे। अब कफन कहानी में मूलतः दोस्तों किसका चित्रण है? कफन कहानी में मुख्यतः रूप से आर्थिक पहलुओं को उठाया गया है। श्रम के शोषण का श्रम का जो शोषण है वो किस तरह किया जाता है उसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दोस्तों रेखांकित किया गया है। कहानी में 3 वर्ग हैं। एक तो मजदूर वर्ग है जो कि मेहनत करने वाले दिन रात खपने वाले किसानों से कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। एक यहाँ पर किसान वर्ग है जो दिन रात काम करता है लेकिन उस पर कर्ज है वो बराबर बना रहता है, उसे कभी भी सुख शांति चैन नहीं मिल पाती है। और एक है जो किसानों का शोषण करने वाला जमींदार वर्ग है जिसकी कि प्रेमचंद अपने हर उपन्यास में हर कहानी में वर्णना करते दिखाई देते हैं। तो 3 वर्गों को लेकर के यहाँ पर कहानी आई है। इस कहानी में ब्राह्मणवाद का और उसके जो रीति रिवाज हैं, जो आडंबर हैं, उनका भी दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया गया है। दलित लेखकों ने जिस कहानी की समीक्षा की है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रेमचंद हैं वो क्या है, दलित पक्ष के विरोधी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद दोस्तों दलितों के समर्थन में ही दिखाई दे रहे हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। घीसू है, माधव है और उसकी बहू है यानी उसकी पत्नी है बुधिया। तो इसमें बताया गया है कि आदमी आर्थिक इतनी गरीबी में ऐसी गरीबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गरीबी आदमी को ऐसा संवेदनहीन और जड़ बना देती है कि उसके सामने कोई चाहे सामने मर जाए लेकिन उस पर क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो श्रम का शोषण है मुख्य रूप से, और आर्थिक स्थितियाँ किस तरह व्यक्ति को संवेदनहीन बना देती हैं उसका मुख्य रूप से चित्रण किया गया है। तो चलिए इसकी समीक्षा पर, इसके क्वेश्चनों पर, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसके और तथ्यों पर हम कहानी पढ़ने के बाद में एक अलग से वीडियो में विचार करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट में शामिल रचनाएं दोस्तों लगातार हमारे चैनल पे करवाई जा रही हैं। कविता क्या है, आचार्य शुक्ल का निबंध है वो भी करवा दिया गया है। इसके अलावा शिरीष के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो भी आपका करवाया जा चुका है। आचार्य शुक्ल का इतिहास है, लगातार आपको क्लास मिल रही हैं। आगे आने वाली वीडियोज में आपको शामिल पाठ्यक्रम रचनाएं और जो जो आप कहेंगे वो आपको करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे
हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कहानी की शुरुआत है, वातावरण प्रधान कहानी है दोस्तों, ठीक है, यथार्थवादी कहानी है और यथार्थ के अनुरूप ही जैसी कहानी है उसी के अनुरूप है वो वातावरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो झोंपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। यानी कि जो बुझा हुआ अलाव है दोस्तों, उनकी संवेदनहीनता के मरने का, उनके जीवन में उत्साह के मरने का, उनकी ऊर्जा के मरने का यहाँ पर संकेत कर रहा है कि अलाव है वो क्या है, अलाव कहते हैं, अघाना कहते हैं देसी भाषा में, ठीक है। तो बुझ जाता है यानी कि उसमें थोड़ी बहुत कोई मामूली गर्मी है, लेकिन ऊपर से क्या है वो बिल्कुल बुझा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उनकी जो जीवन की सक्रियता है वो भी क्या है, बुझ चुकी है, उनकी ऊर्जा है, उनकी ऊष्मा है, वो भी यहाँ पर बुझ चुकी है। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। देखिए यहाँ वातावरण का चित्रण कर रहे हैं कि जाड़ों की रात थी, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऋतु में वर्णन किया गया है, तो सर्दियों का। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। तो कहानी का वातावरण भी कहानी के भावों, कहानी के कथानक के अनुसार ही दिया गया है कि कितना भयावह वातावरण है कि कोई नहीं है आसपास के, अब पड़ोसी संवेदना सारी मर चुकी हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग है, इसको किसी की खुद ही जब संवेदनशील हो सकता है तो और भी आपको क्या है, आपके दुख को पूछने कोई नहीं आ सकता। घीसू ने कहा, अब घीसू क्या है, पिता है, मालूम होता है कि बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। यानी कि फालतू की दोस्तों क्या है, वो लगता तो ऐसा है कि ये कितनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चिंता नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं अंदर कि ये मर जाए तो डंडा टूटे, ठीक है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। माधव चिढ़कर बोला कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख करके क्या करूं। तो यहाँ पर माधव की दोस्तों क्या है, बहुत ही संवेदनहीनता यहाँ पर अपनी पत्नी के प्रति सामने आई है कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख करके मैं क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो यहाँ पर एक यहाँ से बन जाता है कि साल भर यानी कि उनकी शादी को कितना है, 1 वर्ष है। 2022 की फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आ गया था कि माधव की शादी को हुए कितने साल हो गए थे दोस्तों, साल भर, यानी कि 1 साल है वो हो गया था। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। ये जो घीसू इसकी क्या है, थोड़ी बहुत चिंता कर रहा है, ये इसकी क्या है, दिखावे की चिंता है। पीछे जो घीसू पात्र है वो थोड़ा सा क्या है, चालाक पात्र है, थोड़ा सा दार्शनिक बातें करता है, अप्रत्यक्ष रूप से बात करता है, जिसको कि क्या है, ऊपर से देखने में अच्छी लगती है, लेकिन भाव उसका वही है जो माधव का है। माधव अभी छोटा है, उसमें इतनी समझ नहीं है, तो वो क्या है, जो मन में भाव आ जाता है उसे बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई पर्दा डाले उसे सीधे सीधे व्यक्त कर देता है। तो दोनों की संवेदनहीनता है, लेकिन दोनों संवेदनहीनता अलग अलग है। एक उसको क्या है, थोड़ा सा चिकनी चुपड़ी बातों में उसको संवेदनशील बना करके प्रकट करता है घीसू, और माधव है उसको जैसी है वैसे ही कह देता है। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 2-3 दिन आराम। तो घीसू की यहाँ पर बताई गई है कि एक दिन काम करता था तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, यानी कि थोड़ा नशेपंती भी इसमें दिखाई गई है। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। तो मजदूरी क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि घीसू तो एक दिन काम करता 3 दिन आराम करता, माधव आधे घंटे काम करता, घंटा भर क्या है, चिलम पीने के लिए बैठ जाता। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की यानी कि बिल्कुल जब क्या है, कुछ भी खाने को नहीं बचता, नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या फिर मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था। तो यहाँ पर क्या है, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते
जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना हो जाता। तो क्या कह रहे हैं कि जानी दोनों जो घीसू और माधव हैं, दोनों मिलकर के एक आदमी के बराबर है वो काम करते थे। तो जब कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती थी या जब कोई और मज़दूर मिलता नहीं था, बिल्कुल तब जा कर के इनको बुला लेते थे कि दो आदमियों को काम है वो एक से संतुष्ट होने लायक जिसका हृदय होता, इसमें इतनी सहनशीलता होती, तो वही इनको बुलाता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना रहती। तो ये कथन दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि किस कहानी से लिया गया है। तो यदि दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना रहती, क्योंकि संतोष तो क्या है उनमें पहले से ही था कि जब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता था घर में तब वो काम करने निकलते थे। घर में कुछ भी होता तो बिल्कुल काम करने के लिए नहीं करते, यानी कि थोड़े से में क्या है संतोष कर लेते थे। और धैर्य भी उनमें अपार था। कोई कितना भी उनमें क्या है, कितना भी बदनाम करे, कितना भी कोई घुड़की दे, कितना भी कोई मारे पीटे, कितना भी कोई गाली दे, तो भी उसमें क्या है सहनशीलता थी, धैर्य था। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों में अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। लोग क्यों कर्ज देते थे? क्योंकि अपनी दीनता है गिड़गिड़ा करके इतनी प्रकट करते थे कि क्या है कि भाई ये देने से तो रहे, फिर भी इन पर दया करके कुछ ना कुछ क्या है दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से, यानी कि घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। तो घीसू की यहाँ पर उम्र आ गई दोस्तों कितनी, 60 साल। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। बहुत दिन हुए यानी कि माधव की जो मैया है वो बहुत दिन पहले मर चुकी थी, लेकिन कब मरी कितनी मरी अभी तक कोई पता नहीं है। माधव का ब्याह है पिछले साल हुआ था। तो यहाँ पर 2 बार है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 2 बार ये पर बताई है कि साल भर जिसके साथ रहा उससे ही इतनी बेवफाई, और माधव का ब्याह है पिछले साल हुआ, यानी कि माधव की शादी को 1 साल हो चुका है। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि औरत के होने से ही घर घर होता है, ठीक है। स्त्रियाँ ही घर को स्वर्ग बनाती है। तो उस आदर्शवाद की यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर क्या है झलक दिखलाई देती है कि उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील कर वह शेर और आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और वह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। तो यहाँ पर क्या है लेखक बता रहा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि जो इनकी संवेदनहीनता है वो बिल्कुल मर चुकी है। उन्हें केवल अपनी भूखी पड़ी है। बहू या फिर पत्नी है वो कितनी भी प्रसव वेदना से दिल दहलाने वाली हो, उसकी भूखें हैं वो उठ रही हैं, लेकिन फिर भी दोनों पर क्या है कान पर जूं नहीं रेंग रही है और बखान इतना कर रहे हैं कि आज तो हमारा दिन है क्या है भागे भागे हो गया और इसका कुछ भी हो नहीं रहा है। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो। अब ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं उसकी टुच्ची सी बात है, वो लेखक क्या है यहाँ पर बताएगा कि संवेदनहीनता इनकी किस लिए इतनी ज़्यादा है वो दिखाई दे रही है कि जाकर देख तो आ क्या दशा है उसकी। कि जाकर देख तो आ क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। तो देखिए घीसू ने भी क्या कह दिया, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। तो ओझा क्या है 1 रुपये मांगता है।
माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। तो यहाँ पर माधव ने क्यों कहा कि मुझे वहाँ जाते डर लगता है, कोठरी में माधव क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि घीसू है वो बड़ा भाग है आलूओं का साफ कर देगा। तो छोटे से केवल अपनी भूख के मारे कि कहीं ये दूसरा आलू नहीं खा जाए, इसीलिए दोस्तों उनकी इतनी संवेदनहीनता आ गई है। डर किस बात का कि मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत। अब घीसू कह रहा है कि मेरी औरत, देखना कितनी संवेदनशीलता की बातें करता है कि मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। माधव क्या कह रहा है? मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। अब घीसू है क्या है, घीसू थोड़ा चालाक है, उसको अनुभव है, 60 वर्ष का है, तो वो इतनी चिंता नहीं करता है जितनी माधव करता है कि सब कुछ आ जाएगा, भगवान दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला करके रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। तो घीसू के यहाँ पर कितने लड़के हो गए दोस्तों? 9, जिनमें से कौन बचा है? माधव। जिस समाज में, अब यहाँ पर लेखक क्या है उस समाज की, उस दशा की विडंबना को बता रहा है कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। यानी जो किसानों का शोषण कर रहा था, उनके श्रम का शोषण कर रहा था, तो यहाँ पर श्रम के शोषण की वृत्ति है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि जिस समाज में दिन रात मेहनत मजदूरी करने वालों की हालत है वो घीसू और माधव की स्थिति से भी बहुत अच्छी नहीं थी। और एक वो लोग था जमींदार वर्ग जो क्या है किसानों का शोषण करता था, उनका लाभ उठाना जानता था, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। यानी कि ये जो कहानी है दोस्तों क्या है, श्रम के प्रति आदमी में ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है कि भाई जब दिन रात मेहनत करने पर भी हमारी स्थिति ऐसी है तो फिर ऐसा श्रम करने से क्या फ़ायदा, ऐसी किसानी करने से क्या फ़ायदा। किसानों की हालत तो और इनसे भी ख़राब है। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार सुनने समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। यानी किसानों को दोस्तों क्या कहा है विचार सुनने, क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा है फिर भी वो खेती में लगे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं और खेती को नहीं छोड़ रहे हैं। जमींदार है उसका शोषण कर रहा है, सारा अन्न है अनाज है वो ले जाता है, ब्याज पे रुपए लेते हैं वो चुक नहीं पाता है। ठीक है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कभी ओलावृष्टि कभी अनावृष्टि, तो फसल भी चौपट हो जाती है, घर से लगाना पड़ता है, वो मजदूर की तरह जीवन यापन कर रहा है। कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। क्या है कि किसान दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कंगाल था, उसकी स्थिति वो था, लेकिन उसे संतोष था कि कम से कम मेहनत नहीं कर रहा हूँ तब मेरी ये स्थिति है। और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा तो फ़ायदा नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए, वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे। यानी कि जैसे ही जीभ में आलू लेते थे ऊपर से ठंडा है, लेकिन जैसे ही उसको जीभ में रख के फोड़ते थे दांतों के नीचे तो भीतर से क्या है वो भभका हुआ गर्म निकलता था।
तो जल्दी जल्दी क्या है उसको वो नील जाते, तो पेट में जाने पर उसकी गर्मी का एहसास नहीं होता था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात है वो याद आ गई। तो ठाकुर की बारात में कौन गया था? घीसू गया था, जिसमें 20 साल पहले, तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आने लायक दोस्तों, कि ठाकुर की बारात में घीसू अभी कितने साल पहले गया था? 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। यानी देखिए, कभी वो एक बारात में केवल क्या है भरपेट भोजन करके आया था, और वो ही क्या है एक याद रखने लायक बात हो गई। तो कितनी गरीबी, मारक गरीबी का दोस्तों यहाँ पर चित्रण किया गया है। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर वह उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटी बड़ी सबने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग। तो यहाँ पर कितने तरह के? 3 तरह के, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊँ कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित यानी कि दोस्तों गंध उठने वाली कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि भाई नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा ना हुआ जाता था। तो घीसू ने पान है वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि उससे क्या है, पूरी खा करके, दावत खा करके उसे क्या है खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाफ्त था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। कि आदमी क्या है, जोड़ने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। दोस्तों आज का जो मृत्यु भोज से मुक्त समाज है उसकी तरफ भी यहाँ पर प्रेमचंद के संकेत हैं, शुरुआती संकेत इस कहानी में मिलते हैं। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। तो माधव क्या कह रहा है कि भाई तुमने, तो वो कल्पना कर रहा है, क्योंकि वो केवल सोच सकता है, उसने अभी तक ऐसी दावत नहीं खाई है। तो वो कल्पना कर रहा है कि तुमने लगभग 20 पूड़ी खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। बच्चों की सी बातें करते हैं ना, मतलब कि मैं ऐसा कर देता मैं, तो 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था तू, तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर, पाँव पेट में डालकर उकड़ू उकड़ू रह करके सो रहे, जब 2 बड़े बड़े अजगर जैसे गेंडुलियाँ मार रहे हो, और बुधिया अभी तक करा है रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों अजगर जो शब्द है वो भी यहाँ पर क्या है, आलोचकों ने विचार किया है जो अजगर है। और अंत में क्या है, जब वो मधुशाला में जाते हैं और दावत वहाँ पर उड़ाते हैं, तो वहाँ पर एक शेर शब्द का यहाँ पर क्या है प्रयोग किया है। तो ये भी क्या है, अजगर जैसे किसी चीज़ को निगल जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये आलूओं को निगल गई सीधे सीधे तौर में, तो ये है। और प्रेमचंद के साहित्य लेखन के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेमचंद यहाँ पर क्या है, आदर्शवाद को भी निगल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अजगर शब्द का ही प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि जैसे अजगर किसी चीज़ को निगल जाता है, उसी प्रकार माधव और घीसू है वो साजे के साजे आलुओं को निगल गए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई। तो ठंडी होना दोस्तों क्या है, यहाँ पर मृत्यु होना। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके और छाती पीटने लगे। अब क्यों इतनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, क्यों इतना रो रहे हैं, क्यों इतना दाढ़ मार के रो रहे हैं, जिससे कि औरों में दया उत्पन्न हो सके। क्योंकि दीनता इतनी दिखाते थे कि कोई भी वसूली की आशा न होने पर भी
लोग बाग इनको उधार दे देते थे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे कि कुछ नहीं है, सबको जिसको आना है उसको जाना पड़ेगा, जैसे कि समझाते हैं। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बे बिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात पर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। तो देखिए कितनी चिंता दिखा रहे हैं। वास्तव में इनको मरने जीने की चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चिंता जाहिर कर रहे हैं। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाले भी ना रहा मालिक, तबाह हो गई, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। अब मिट्टी उठेगी यानी कि दोस्तों उसका जनाजा उठेगा। उसका क्या है, अब जो मर गया, जो शरीर ठंडा हो गया, तो वो क्या है, मिट्टी के समान ही हो गया। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। तो घीसू पर दया करने को किस मुहावरे के समकक्ष माना है, काले कंबल पर रंग चढ़ाना। जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने पर भी नहीं आता, और अब जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, यानी चापलूसी कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए। तो यहाँ पर कितने रुपए दिए जमींदार ने, 2 रुपये। मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। तो इनकी सूरत से ही क्या है, जमींदार को चिढ़ थी, इसलिए सांत्वना नहीं निकाल पाई, क्योंकि उन्हें पता था ये हर बार क्या है, इसी तरह से गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ये इतने वास्तव में ये दया के लायक नहीं है। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। तो मौका परिस्थिति को देख करके उन्होंने 2 रुपये दे दिए। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कहते होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। एक घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। तो कितने घंटे में, 1 घंटे में कितने रुपए की, 5 रुपये की, जिसमें से 2 रुपये जमींदार के हैं। कहीं से नाच मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लेने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दल स्त्रियां आकर लाश को देखती जाती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिरा करके चली जाती थी। अब तीसरा पार्ट है इसका। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव, कि लकड़ी तो मिल ही गई, ठीक है, बांस लोग बाग काट ही रहे हैं। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। तो ये कौन कह रहा है, माधव कह रहा है। कैसा बुरा रिवाज है। तो घीसू क्या कह रहा है, देखिए घीसू की बातें हैं वो एक क्या है, दार्शनिक की तरह बातें हैं, ज्ञान की सी बातें करता है कि कैसा बुरा रिवाज है जिससे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिला तो उसे मरने पर नया कफन चाहिए। तो दोस्तों उस व्यवस्था की तरफ भी संकेत कर रहे हैं, जैसे आपका क्या है, मृत्यु भोज करते हैं लोग बाग, कि जीते जी तो क्या है, पानी की भी नहीं पूछते, जीते जी तो क्या है, कपड़े भी नहीं हो, मरने पर क्या है, कफन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ठीक है, उस पर भी यहाँ पर चोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या है, अंधे रीति रिवाज वो चले आ रहे हैं, तो उन पर भी यहाँ पर क्या है, इस कहानी में अप्रत्यक्ष रूप से ये रीति रिवाज हैं वो आपके आए हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए।
कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। तो कौन कहता है? इसको कहते हैं माधव कहता है। कफन का क्या मतलब है? लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। कई बार हम जैसे दुकान पे जाते हैं, लेकिन हमारी क्या है दोस्तों, मन में क्या है, मनसा लेने की नहीं होती है। तो क्या है, कोई अच्छा दिखा दे, छोटा दिखा दे, तो वो कम की वजह से सस्ता है या फिर बुरा है, जो समझ में नहीं आता है। अच्छा दिखा दे तो उसकी हमें लगता है कि ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो कई बार हमें क्या है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। वास्तविक क्या होता है कि हमें चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमें लेनी नहीं है। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से, तो किससे, यानी कि दोस्तों अपने अंतर मन में उनके क्या है, एक दूसरे की बात ताड़ रहे हैं। अंतर मन में उनके सबकॉन्शियस में क्या है, कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, दावत की बात है जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, तो कोई चीज़ चल रही है। तो दैवी प्रेरणा यहाँ पर लेखक ने शब्द है वो यूज किया है। किसी दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे। तो मधुशाला यानी कि दोस्तों ठेका के सामने जा पहुँचे। और 1935 में कहानी लिख रहे हैं, उसी समय क्या है, बच्चन की मधुशाला भी निकली थी। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ऐसा लगता है कि बच्चन के मधुशाला की भी याद दिला रहा है कि उसको देखते ही प्रेमचंद ने वो मधुशाला शब्द है यूज किया है। ये सामने आ पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। हालांकि ये शराब है, इनको मिलती नहीं थी शराब, ये बिल्कुल भी पीने वाले नहीं थे। लेकिन इसीलिए यदि ये रोज़ के पियक्कड़ होते तो क्या है, अपनी आदत के अनुसार जाते। यहाँ पर दैवी प्रेरणा के वशीभूत होकर गए हैं। वहाँ ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। तो घीसू को थोड़ा सा अनुभव है, उसने एक आध बार कभी पी पाई होगी। इसके बाद कुछ चिखोना आया, यानी कि जैसे चखना कहते हैं। तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों शरूर में आ गए, यानी कि नशे में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। यानी कि एक तो पहले ही दार्शनिक बातें करता था, अब घीसू पीने के बाद में तो और ज़्यादा दार्शनिक हो जाएगा। देखना, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को भी हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो कि दुनिया का दस्तूर है। ये कथन आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को भी हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है कि परलोक में मिलता भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों फिर प्रेमचंद है वो ब्राह्मणवाद पर उंगली उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो रिवाज बना दिया गया है कि भाई आप पाप करेंगे तो आपको नर्क मिलेगा, पुण्य करेंगे तो नर्क मिलेगा। इसी चक्कर में क्या है, बामन कहते हैं ब्राह्मण को, तो क्या है, रुपये ऐंठ ले जाते हैं, ये पूजा पाठ हो, उस पूजा पाठ हो। तो उस पर भी यहाँ पर उंगली उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कौन देख रहा है कि भाई मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है, और वो क्या है, रुपये हम दे देते हैं हजारों। बड़े आदमियों के पास धन है फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। तो घीसू कहता है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। माधव कह रहा है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना होगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। देखिए कितना तगड़ा विश्वास है इसको कि फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। यानी कि अब उन्हें क्या है, थोड़ी सी शांति मिल रही कि बढ़िया कितनी अच्छी थी। और वही उस समय क्या कह रहे थे कि मर क्यों नहीं जाती, जिससे कि इससे क्या है, टंटा टूटे। आधी बोतल से ज़्यादा है वो उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, कितनी सेर, 2 सेर। चटनी अचार कलेजियाँ, शराब खाने का वही चटनी अचार कलेजियाँ वही आ रही दोस्तों, ठाकुर की दावत की तरह। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर है वो अपना शिकार उड़ा रहा। तो वहाँ पर अजगर किया है और यहाँ पर क्या है, शेर शब्द का है वो प्रयोग
किया है कि शेर को जिस प्रकार शिकार को खाते समय किसी का कोई भय नहीं होता है, जंगल का राजा होता है, इसी समय आज ये राजा की तरह है, दावत उड़ा रहे हैं मानो राजा आप हो गए हो। ना जवाबदेही का खौफ था, देखिए क्यों शेर शब्द का प्रयोग, ना तो जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। तो घीतू की आत्मा है वो क्यों प्रसन्न हो रही है कि घीसू के अनुसार क्या है, क्या उसे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, आज जो भोजन मिला हुआ है कभी उम्र भर ना मिला था। तो घीसू के अनुसार उनकी आत्मा है क्यों प्रसन्न हो रही है, क्योंकि माधव ने कहा है कि हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, आज जो भोजन मिला है वह कभी ना उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी, बोले क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन जाएंगे ना वहाँ ही। घीसू ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे, कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है। क्या कह रहा है, माधव कह रहा है कि जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे, कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है कि 60 साल के दुनिया की घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे भी बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सेंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं, कौन देगा बताते क्यों नहीं, वही लोग देंगे जिन्होंने कि अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ में नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई ढींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में शरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। तो ये भी आ सकता है, जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। तो ये पंक्ति दे करके पूछा जा सकता है कि किस कहानी से वर्णित है, किसका वर्णन। चलिए तो आगे चलते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। तो लोग बाग क्यों सोच रहे हैं भाग्य के बली, क्योंकि पूरी बोतल इनके दोनों के बीच में रखी हुई है पीने के लिए। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा होकर इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। अब देखिए, एक तो वो दशा थी जब ये दोनों भूखे थे, मारा गरीबी में जी रहे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, आलू भून करके खा रहे थे, और अपनी पत्नी के पास है वो क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि घीसू है वो आलूओं का बड़ा भाग है वो साफ कर देगा। तो आदमी जब दोस्तों भूखा होता है तब वो क्या है, संवेदनहीन हो ही जाता है, उसे केवल अपनी चिंता रहती है। अब यहाँ पर इन्होंने छक कर के खा लिया है, भरपेट भोजन कर लिया है, दावत उड़ा ली है, तो क्या है, थोड़ी सी उदारता इनमें आ गई है, थोड़ी सी संवेदना की झलक दिखाई दे रही है कि क्या है, एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी,
किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का अस्थिरता किसी की है? नशे की। नशे वाला आदमी है वो एक तरफ तो क्या है, एक प्रकार की बात कहता है और दूसरे ही क्षण उसकी विपरीत बात है वो करने लग जाता है। दुख और निराशा का दौर है वो शुरू हो गया। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। अब बताइए यहाँ पर कितनी चिंता है वो दिखा रहे हैं। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में बदमस्त होकर के वहीं गिर पड़े। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की ये आपकी कहानी है कफन। तो पूरी ही यथार्थवादी कहानी है, कोई भी आदर्शवादी समाधान है वो प्रेमचंद ने यहाँ पर नहीं सुझाया है। जो जैसा है, जिस तरह का यथार्थ है, उसी तरह का यहाँ पर कटु यथार्थ का वर्णन किया है। तो इसके जो भी तथ्य हैं, आलोचकों ने क्या क्या इस पर विचार किए हैं, जो भी इससे प्रश्न बन रहे हैं, शानदार प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपके लिए लेकर के आऊँगा एक वीडियो के माध्यम से। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो है आपको मिलती रहेगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, आप उस पर जाकर के हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।